हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ईवीएस का नेक्स्ट टॉपिक। ये क्लास आपके एचटेट पीआरटी को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इस क्लास में हम ईवीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास जो है वो आपकी ईवीएस की कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने ये क्लास पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप वो वाली क्लास भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में बना दूंगी, अभी बनाई नहीं है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब आप ये क्लास देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी बनी हुई दिखाई देगी, तो वहां पर ये सारी ईवीएस की क्लासेस होंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखी है तो। ये आपके 30 मार्क्स का सिलेबस जो है वो कवर करेंगे। इन क्लासेस में मैंने आपके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने मैं ऐड कर सकती थी सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो लास्ट में मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। और ईवीएस जो है पीआरटी को बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने सही लेवल जो है वो मॉडरेट लेवल की ईवीएस ली है ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो खत्म क्यों होती जा रही है, इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ इस क्लास में मैं आपको एसिड रेन के बारे में भी पढ़ाने वाली हूं। तो इस क्लास में आपके दो टॉपिक कवर होंगे, एक ओजोन लेयर से रिलेटेड और एक एसिड रेन से रिलेटेड। अभी आपके एग्जाम में 1 मंथ रहता है और 1 मंथ में मैं आपकी ईवीएस जो है वो कंप्लीट करा दूंगी। इसके साथ साथ आप मुझे बता देना आपको हरियाणा जी के पढ़नी है तो ट्रिक्स के साथ में सारी अच्छे से हरियाणा जी के भी मैं आपको करा दूंगी। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तभी मैं आपको हरियाणा जी के कराऊंगी, अदरवाइज मैं आपको हरियाणा जी के नहीं कराऊंगी। बट अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा जी के कराई जाए तो मैं आपको करा दूंगी। 10 मार्क्स का सिलेबस कवर करेगी आपकी हरियाणा जी के। तो यहां पर स्टार्ट कर देते हैं। अर्थ के वायुमंडल में गैसेस की क्या होती है, अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर जो है उसमें अलग अलग लेयर पाई जाती है। तो कहीं पर कितनी किलोमीटर तक की लेयर में कोई लेयर है, कहीं पर कोई लेयर है, उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो समताप मंडल है, हमारे पास जो समताप मंडल है, लेयर का नाम है ये समताप मंडल। इसमें आपके ओजोन लेयर पाई जाती है। तो जैसे अलग अलग लेयर्स होती हैं तो वहां पर ना वो किसी न किसी चीज के लिए फेमस होती है। जैसे कोई ऐसी है जहां पर जो उपग्रह है, सैटेलाइट्स वगैरह, उनके लिए अच्छी है, कहीं पर मौसम अच्छा है, कहीं पर ये ओजोन लेयर पाई जा रही है। तो जो समताप मंडल है उसमें क्या पाई जाती है, आपके ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर आपके क्या बनी है, ओजोन लेयर बनी है। जो आपकी सूर्य से आने वाली जो विकिरणें हैं उनसे, जो रेडिएशंस हैं उनसे हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, हमारी स्किन को बचाती हैं। तो ये अब से पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है। तो ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में पाई जाएंगी। तो कहां से कहां तक है, 10 से 50 किलोमीटर या कहीं कहीं पर 18 से 50 किलोमीटर भी लिखा है। तो अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग लिखा गया है। जो भी आपको आंसर क्वेश्चन में दिखाई देता है तो आप उसे वो टिक कर सकते हैं। ओजोन की डेंसिटी को ही क्या कहा जाता है, उसकी सांद्रता कहा जाता है। जो ओजोन लेयर की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, उसे ही क्या कहेंगे, हम ओजोन लेयर की सांद्रता कहेंगे। ओजोन लेयर जो है इसका 90% भाग जो है वो किस में पाया जाता है, कौन सी लेयर में है, समताप मंडल में है। ठीक है। और कहीं कहीं पर जो 10% है वो दूसरी लेयर में भी काउंट किया जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। आपने देखा होगा, आपको ना YouTube पर कोई भी ऐसे ही कंटेंट नहीं पढ़ा रहा होगा, कोई कंसेप्ट जैसे आपको कंसेप्चुअल मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ना आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना, उसके लिए आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने कहीं भी YouTube से 10 क्वेश्चन देख लिए और आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। और आपने देखा होगा आपको YouTube पर बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज मिलती होंगी, आपको कंसेप्ट नहीं मिलते हैं। तो कंसेप्ट आपको पहले क्लियर करने होते हैं, वो एक टाइप की आपकी रिवीजन होती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रिवीजन करेंगे, उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक बार मैं इस कैमरा को इधर कर लेती हूँ, उधर कर दिया, मुझे इस साइड की आदत है तो वहां पर बार बार कैमरा में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो यहाँ पर जो ओजोन है, ओजोन का जो 90% भाग है वो किस में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन आता है तो आप क्या टिक करेंगे, पहले नंबर पर समताप मंडल टिक करेंगे। लेकिन ऐसा मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में समताप मंडल नहीं दिया जाता, तब आपको क्या टिक करना
होगा, शोभ मंडल टिक करना होगा। तो क्या टिक करेंगे आप? शोभ मंडल टिक करेंगे। 10% भाग जो है ओजोन लेयर का वो कहाँ होता है? शोभ मंडल में होता है। लेकिन 90% बात की जाए तो वो समताप मंडल में मिलता है। इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। आपको मैंने बताया है जो समताप मंडल है वो यहाँ पर आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया 18 से 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन की डेंसिटी पाई जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ओजोन जो है 18 टू 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा की बात की जाए तो वो 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये याद रखना है, ओजोन की सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है वो 20 से 35 के बीच में होती है। वैसे ओजोन लेयर 18 टू 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और समताप मंडल में 90% है, शोभ मंडल में ये 10% है। इसके बाद यहाँ पर शोभ मंडल में जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करती है ओजोन, यहाँ पर ओजोन की तरह काम नहीं करेगी। यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रही है? जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसी में क्या काउंट हो जाती है? आपके ओजोन लेयर जो है वो इसी में ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट हो जाती है। ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में जीवन की सुरक्षा के रूप में काम करती है, क्योंकि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज है, आपसे पूछा जा सकता है सूर्य से आने वाली कौन सी रेज से हमें बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, यूवी रेज से बचाती है। तो ये सूर्य से आने वाली यूवी रेज को 90 से 90% भाग को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पर नहीं आने देती, उसे रोक देती है। इससे क्या होता है? हमारी जो स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर से हम क्या होते हैं? बच जाते हैं। अगर मान लो ये यूवी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये अर्थ पर सीधी आ जाए, डायरेक्ट आ जाए, तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि हर दूसरा तीसरा इंसान कैंसर से पीड़ित होगा। तो ये क्या कर रही है? हमें कैंसर से बचाने का काम कर रही है, हमारी स्किन की हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर ये आपको पॉइंट याद रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ओजोन लेयर की मोटाई जो आजकल कम होती जा रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस में ज्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं हम, उस वजह से क्या हो रहा है? हीट बढ़ रही है। हीट बढ़ने से क्या होगा? ओजोन लेयर जो है इसकी जो मोटाई है वो कम होती जा रही है, जिससे कि यूवी रेस का खतरा जो है हमारी अर्थ पर बढ़ता जा रहा है। ओजोन का पतला होना क्या है? इससे हेल्थ प्रॉब्लम होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कैंसर, स्किन डिजीज, ये सब कारण हो जाएंगे। इससे हमें क्या होगा? जैसे मतलब कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स ओजोन लेयर की वजह से हो जाएंगे अगर ओजोन लेयर पतली हो जाती है तो। इसका कारण क्या है? यहाँ पर जैसे HFC इसका कारण है, CFC कारण है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसके कारण है, जो AC में कूलेंट्स यूज होते हैं वो इसका कारण है। ओजोन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड के पार्टिकल रिएक्ट करके मतलब रिएक्ट करते हैं और O3 जो है टूट जाती है। अब यहाँ पर लिखा है जो ओजोन है उसके साथ में क्लोरीन के पार्टिकल जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने से जो ओजोन है वो क्या हो रही है? टूट रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, इसकी खोज किसने की थी? जो ओजोन लेयर है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1913 में इसकी खोज हुई है, और ये किसने की है? हेनरी और अर्नेस्ट ने की है। ठीक है, ये चार्ल्स ने और हेनरी ने की है। 1913 में इसकी खोज चार्ल्स और हेनरी ने की थी। ठीक है, 1913 में। ओजोन का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव पर है, ये भी पूछा जा सकता है कि ओजोन का सबसे पतला हिस्सा कहां पर है? दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका में है। इसका सबसे पहले पता जो है वो किसने लगाया? ब्रिटेन की एक टीम गई थी यहां पर, जिसका नाम था GNB डॉब्सन। उन्होंने इसका गहन अध्ययन किया कि ये जो ओजोन है इसका जो हिस्सा है वो मतलब ये जो है ये खत्म क्यों होती जा रही है, पतली क्यों होती जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने स्टडी की थी इसके बारे में, इसका गहन अध्ययन किया। अब इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, तो ओजोन लेयर की जो यूनिट है वो क्या होती है? डॉब्सन होती है। इसका संरक्षण जो है 1985 में ओजोन लेयर के पतले होने की खबर सामने आई थी, तभी यहाँ पर क्या किया गया? इसका कंजर्वेशन। तो यहाँ पर संरक्षण की बात की जाए तो 1985 में ओजोन लेयर के पतले होने की खबर सामने आई। उसके बाद में 1987 में हमने क्या किया? इसके लिए कन्वेंशन किया था। तो यहाँ पर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ कनाडा में, जो ओजोन लेयर से रिलेटेड था। यहाँ पर ये अध्ययन किया गया कि जो ओजोन लेयर है वो खत्म क्यों होती जा रही है, इसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे कि ओजोन लेयर को खतरा ना हो। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में होता है। पहली बार यहाँ पर ओजोन डे मनाया गया। 1985 में पहली बैठक हुई थी फर्स्ट, पर यहाँ पर फेमस नहीं हुई। फेमस कौन सी होती है? 1987 वाली होती है। और ये बैठक कब हुई थी? 16 सितंबर को हुई थी। इसकी वजह से हम हर साल 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 16 सितंबर 1987 को करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किससे रिलेटेड है? ओजोन से रिलेटेड है।
और 1994 के बाद में रेगुलर हम क्या मना रहे हैं, ओजोन दिवस मना रहे हैं। तो आपको इतने पॉइंट याद हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। और ओजोन की जो मोटाई है वो किसमें मापी जाती है, इसकी यूनिट जो है वो क्या है, डबसन होती है। इतने पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेने हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूं। अब यहाँ पर ओजोन की जो मोटाई है वो 3 mm होगी, 3 मिलीमीटर, यानी कि 300 डबसन होनी चाहिए। 300 डबसन के बराबर होती है। अगर 200 डबसन से कम होने लगती है तो इसका मतलब ये हमारे लिए खतरा पैदा कर रही है। इसको मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो जितने पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, आपको अच्छे से समझ लेने हैं। इसके बाद जो है ओजोन की मोटाई जो है, मतलब बसंत ऋतु में जो ओजोन है वो ज्यादा मोटी होती है, और कम कब होने लगती है इसकी मोटाई, वर्षा ऋतु में कम होने लगती है। ठीक है। इसके बाद सीएफसी गैस, एसी, कूलेंट, रेफ्रिजरेटर, हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है, हाई, मतलब ये सब ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो क्या है, सीएफसी है। तो ये याद रख लेना, सीएफसी इज मोर डेंजरस, सबसे ज्यादा डेंजरस है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। ये हो गया आप हमारा ओजोन लेयर से रिलेटेड। एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा है ओजोन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। ओजोन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ओजोन लेयर को हमारे नुकसान होता जा रहा है, ये हमें किससे हेल्प कर रही है, हमारी यूवी रेज से हेल्प कर रही है। जो सन से यूवी रेज आ रही है, खतरनाक यूवी रेज है, वो हमारी इससे हेल्प कर रही है। इसकी जो मोटाई है वो किसमें मापी जाती है, डबसन में मापी जाती है। 300 mm इसकी मोटाई होती है, और 200 डबसन से इसकी मोटाई कम नहीं होनी चाहिए। इसका जो यूनिट है वो, मतलब इसका इंस्ट्रूमेंट है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। तो इतना याद हो गया। इसके लिए सबसे पहली बार जो काम किया गया 1985 में किया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ। 1987 में पहली बार ओजोन डे ओजोन की मीटिंग होती है, जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल शहर जो है वो कनाडा में है। 16 सितंबर को ये मीटिंग होती है, और उस दिन हम ओजोन दिवस मनाते हैं। 1994 के बाद में हम हर वर्ष क्या मनाने लगते हैं, ओजोन दिवस मनाने लगते हैं। तो आपसे ओजोन दिवस पूछा जाए तो आपको 16 सितंबर टिक करना है। इसकी जो खोज का श्रेय है वो चार्ल्स और हेनरी को दिया जाता है। लेकिन जो ओजोन लेयर पतली होने लगी थी उसको किसने देखा था, ब्रिटेन की एक टीम गई थी साउथ पोल पर, तो वहां पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर, तो उसने पता लगाया था। तो यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए। और इसको सबसे ज्यादा खतरा किससे है, सीएफसी से है। तो आई होप यहां तक का आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन के बारे में। ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एसिड रेन की जो संकल्पना है वो रॉबर्ट अगस्ट ने दी थी। इसमें जो पीएच है, उसकी पीएच वैल्यू जो होती है, फुटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है। मैंने आपको बताया था, आपने तो नहीं देखी होंगी खैर साइंस की क्लासेस, मैंने जब साइंस पढ़ाई थी। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये स्केल है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर ये पीएच वैल्यू होती है 7, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। इसके यहाँ पर उदासीन होगा ये, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। अब इधर 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 इस तरफ जैसे जैसे हम जाते जाते हैं, अम्लीयता जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जैसे इस तरफ जाते जाते हैं तो अक्षारीयता क्या है, वो बढ़ती जाती है। तो जब अम्लीयता बढ़ रही है तो इसका पीएच वैल्यू कितना है, रेन का जो पीएच वैल्यू है वो कितना है हमारे पास में, 5.6 है। तो जो ये पीएच है, कई बार इसका नाम ही पूछ लिया जाता है। तो पीएच का पूरा नाम क्या होता है, फुटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसको बनाने का काम किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। तो पीएच स्केल किसने बनाया है, सोरेनसन ने बनाया है। एसिड रेन का पीएच मान कितना है, 5.6 है। आगे यहां तक के पॉइंट समझ में। अब यहां पर ये सारा ही मैंने लिखा है, वही मैंने जो आपको समझाया है। जैसे ये स्केल है, यहां पर 7 पर उदासीन है, इधर जाएंगे तो कम होगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। इधर बढ़ता जाता है तो कैसा नेचर हो जाता है, अक्षारीय हो जाता है। अब सबसे ज्यादा अम्लीय क्या है हमारे पास में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है हमारा, सबसे ज्यादा अम्लीय है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अक्षारीय की बात की जाए तो NaOH जो है वो सबसे ज्यादा अक्षारीय नेचर का होता है। इसके बाद में ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है हमारा, 7.4 होता है। ये आप चाहे ना भी पढ़े। इसका कारण क्या है, ओजोन लेयर मतलब सॉरी जो एसिड रेन है उसका क्या कारण है। जैसे हम बहुत सारे जीवाश्म ईंधन का यूज कर रहे हैं, उनका दहन कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन, ये सब क्या कर रहे हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा वायुमंडल जो है उसमें क्या होता जा रहा है, प्रदूषण के रूप में कुछ गैसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब जब ये गैसेस बढ़ती है तो एनवायरनमेंट में जाकर मिल जाती हैं। तो एनवायरनमेंट में मिलती है तो जब बारिश होती है, बारिश के साथ में सीधा अर्थ पर आती है और हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो यही क्या बन जाता है, आगे जाकर एसिड रेन बन जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब बारिश होती है, जब पहली बारिश होती है तो उसमें हमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होता है। वो कैसी बारिश होती है, अम्लीय वर्षा होती है।
तो यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधनों के दहन से, कार्बोनिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, ये सारी जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं, इनके जो एनवायरमेंट है इनमें मिलने की वजह से ये हमारी हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। तो कार्बन 60% प्रभावित करता है, उदासीन होता है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड है, दम घुटने से डेथ हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। जब CO2 H2O के साथ रिएक्ट करे, सल्फर डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करे, नाइट्रस ऑक्साइड H2O के साथ में रिएक्ट करें, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर जो फर्स्ट उत्तरदायी है वो SO2 है, सेकंड जो है NO2 है एंड थर्ड पर CO2 होता है। तो इसके ऑक्साइड है जो यहाँ पर अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक है। इसके बाद यहाँ पर है कार्बोनिक एसिड का जो यूज है। अब यहाँ पर कार्बोनिक एसिड मैंने आपको पढ़ाया, वैसे इसका यूज कहाँ पर होता है, सोडा वाटर में, सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, जो फिश की साउंड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद कर लेना। अब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा था। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। इसको किस में रखा जाता है, रंगीन बोतल्स में रखा जाता है। ये किसी भी धातु के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करता है। तो नाइट्रिक एसिड आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। इसके बाद मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड बताया है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बैटरी वगैरह में यूज किया जाता है। अम्लीय वर्षा यह सबसे अधिक होती है, अम्लीय वर्षा इसकी वजह से, मतलब यहाँ पर ये कारक है अम्लीय वर्षा का। तो SO2 आपसे पूछा जा सकता है कौन सा इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है, तो आपको क्या टिक करना है, सल्फ्यूरिक एसिड टिक करना है। ठीक है, यहाँ पर नुकसान किसको हो रहा है, हमारी जो ऐतिहासिक इमारत है ताजमहल। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, हमारी ऐतिहासिक इमारत ताजमहल का जो कलर है वो येलो किसकी वजह से होता जा रहा है, तो ये SO2 की वजह से हो रहा है। जो मथुरा की तेल रिफाइनरी थी वहां पर भी ये SO2 इसका प्रमुख कारण रहा था। यहाँ पर मतलब ये एक रिफाइनरी है जहां से बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो ताजमहल है वो बदरंग होता जा रहा है, पीलापन उसमें बढ़ता जा रहा है। यही स्टोन कैंसर कहलाता है, जो हमारे जो पत्थर है, संगमरमर है, उनको क्या कर देता है, खराब कर देता है। अब यहाँ पर मिट्टी के पीएच को घटा देता है, इससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। अब जो अम्लीय वर्षा है उससे क्या क्या होगा, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता होगी उसको क्या कर देगा, ये कम कर देगा। इसकी वजह से क्या होगी, हमारी मिट्टी जो है उसमें जो फर्टिलिटी है, जो फसलें उग रही है वो प्रभावित होंगी। जैसे समुद्र है, समुद्रों में मछलियां रहती है, उनके जो लार्वा है उनको चेंज कर देगा, उनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है इससे। इसके बाद जो है अब यहाँ पर आपका खत्म हो गया है एसिड रेन का टॉपिक, और इसके साथ साथ आज हमने पढ़ा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। इसके बाद देखते हैं मैं आपको ये रिसोर्सेज का टॉपिक कराती हूँ या फिर मैं आपको एटमॉस्फेयर का टॉपिक करा देती हूँ। एटमॉस्फेयर वाला हम पहले पढ़ लेंगे, ये तो मैं आपको बाद में करा दूंगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टॉपिक जो है ना वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये मैंने सारा लिखा हुआ है, कल की क्लास में पढ़ाऊंगी मैं आपको। ये मैंने 2 बार लिखा हुआ है, तो इन दोनों में ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 बार ये चैप्टर लिखा है मैंने, ये देखो यहाँ ये अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको इसमें हेल्प रहे और कोई भी पॉइंट आपका जो है इससे रहे ना। तो कल की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, तो कल की क्लास को देखना भी आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आपको लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज इस क्लास को शेयर कर देना, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।